हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम वैद्युत चालन यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन चैप्टर पर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। कह रहा है एक राशि यक्स व्यंजक एप्सिलॉन नॉट एल डेल्टा वी बाई डेल्टा टी द्वारा निरूपित की जाती है, व्यक्त की जाती है, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, एल लंबाई है और डेल्टा वी विभवांतर है तथा डेल्टा टी समय अंतराल है। एक्स का विमीय सूत्र वही है जो कि है प्रतिरोध का, आवेश का, वोल्टेज का, धारा का। तो अपने पास एक्स का सिंपली पता करना कि एक्स निरूपित क्या करता है, क्या प्रतिरोध के डायमेंशन के इक्वल होगा इसका डायमेंशन, या आवेश के, या वोल्टेज के, या धारा के। तो करेंगे क्या, सिंपल सवाल है, बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत भी नहीं है। क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपने पास क्या गिवन है। गिवन है एक्स इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एल डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। नाउ अब देखो अपने पास, क्योंकि पता है कि जो पोटेंशियल V होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L। यहां दूरी की जगह लंबाई दे रखा है L है, तो Q बाई L हो जाएगा। अब अगर मैं यहां पर डेल्टा V निकालू तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Q हो जाएगा डेल्टा Q और L में कोई फर्क नहीं। समझ में आया? जब डेल्टा भी लेंगे तो यहाँ क्यू में चेंजिंग होगा, यानी कि डेल्टा क्यू हो जाएगा। अब ये वैल्यू उठा करके इसमें रख दें, तब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एल और डेल्टा वी की जगह रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा क्यू बाई एल, और साथ में आपके पास ये नीचे डेल्टा टी है, तो नीचे इसके क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। देखिए एप्सिलॉन नॉट एल कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 1/4 पाई डेल्टा क्यू और नीचे हो जाएगा डेल्टा टी। डायमेंशन आपको लिखना है इसका, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी क्या होता है, करंट होता है, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई करंट आई हो गया। तो अब यहां आपके पास क्लियर हो गया कि अगर आप x का डायमेंशन लिखते हो तो x का डायमेंशन क्या हो जाएगा, 1/4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस है, तो बचा क्या, सिर्फ आई का डायमेंशन, यानी करंट के डायमेंशन के इक्वल हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.1 मीटर लंबे किसी तार के सिरों के बीच 5 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने से इलेक्ट्रॉनों की अपवाह चाल 2.5 × 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि इस तार में इलेक्ट्रॉन घनत्व 8 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब हो तो इसके पदार्थ की प्रतिरोधकता होगी, लगभग में आंसर है 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर, या 1.6 × 10⁻⁷ ओम मीटर, 1.6 × 10⁻�6 ओम मीटर, या 1.6 × 10⁻5 ओम मीटर। चलिए देखते हैं। सिंपली इसने प्रतिरोधकता पूछा, तो जो आपके पास गिवन है पहले उसको लिखते हैं, देखते हैं क्या क्या गिवन है। लंबाई है L 0.1 मीटर और विभवांतर V दे रखा है 5 वोल्ट। इसके बाद अपवाह वेग यानी VD जिससे लिखते हो, ये है 2.5 × 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड। इलेक्ट्रॉन घनत्व जिसे आप स्मॉल n लिखते हो, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये है 8 × 10⁻28। आपको बताना है प्रतिरोधकता रो कितना होगा। तो रो से संबंधित हम कुछ बातें जानते हैं, इसका फार्मूला जानते हैं कि रो होता कितना है। तो देखो रो आपके पास होता है RA/L। अब अपने पास RA और L में से पता क्या है, केवल L पता है, तो बाकी चीजें पता नहीं है। अब आप क्या करिए, R पर काम करिए। R होता क्या है, V/I होता है। ठीक है, अब फिर से देखिए करंट आपके पास क्या होता है, करंट होता है NEA
VD होता है, और यहां पर क्या है, A/L। तो देखो A से A तो हट जाएगा, क्या बचा आपके पास, रो हो गया आपके पास, ऊपर तो हो गया V, नीचे हो गया NEVD और L, इतना पार्ट आया आपके पास। अब सबका मान रखना है और मान रख के इसे कैलकुलेट कर लेना है। मान रखते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। V का मान रखिए सबसे पहले, कितना वोल्टेज है, 5 वोल्ट। N का मान है 8 गुणे 10 का घात 28, और E का मान पता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम होता है। इसके बाद VD का मान भी दे रखा 2.5 गुणे 10 का घात -4। इसके बाद क्या है, L, लंबाई कितनी है इसकी, 0.1। कैलकुलेशन करते हैं, फिर देखते हैं। ऊपर है 5, नीचे से ये डेसिमल में हटाऊंगा तो ऊपर हो जाएगा इंटू 10, ठीक है। अब देखिए 8, 1.6 और 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 अट्ठे 200 होता है, यानी 20 हो गया। 20 को यहाँ 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दूना 32 होता है, 320 या एक अंक बाद 10, यानी कि सीधा आ जाएगा 32। मल्टीप्लाई कर लेना 8, 1.6 और 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। आप 10 पावर को देखिए कितना हो जाएगा, 28 माइनस 19 माइनस 4, देखिए माइनस 19 माइनस 4, माइनस माइनस को पहले एक साथ करिए, 23 यानी 23, 19 4 23, 28 में से 23 को घटाओगे तो बचेगा कितना, 5। ये हो गया, ठीक। अब ये ऊपर हो गया 5 और 10 का गुणा 50, 50 बटे 32 गुणे 10 का घात माइनस का 5। ओके, अब भाग कर लीजिए इसको। जब आप भाग करोगे ना 32 से 50 को, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.6, लगभग 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 5, मात्रक होता ओम मीटर। तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 5 ओम मीटर। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर मुझे करेक्ट दिख रहा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन अधिक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बचते हैं, पहुंचते हैं। बचते क्या है भाई, बजना थोड़े। ये सवाल देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा, और थोड़ा सा ब्रेन खर्च करने की यहां पर जरूरत है। देखो कह रहा है, निम्नांकित में से कौन सा विन्यास ओम के नियम के सत्यता के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। 4 डायग्राम बताए गए हैं, आपको ओम के नियम का सत्यापन करना है, तो आपको बताना कौन सा डायग्राम इसमें करेक्ट बैठेगा। तो ओम के नियम के सत्यापन के लिए पहले हमें जरूरत क्या क्या ये जानते हैं। ओम के नियम के सत्यापन के लिए हमको जरूरत होता है एक अमीटर की और एक वोल्ट मीटर की। तो अमीटर और वोल्ट मीटर, अमीटर को ए से दिखाया गया, वोल्ट मीटर को वी से दिखाया गया, कनेक्शन भी दिखाया गया। अब अपने को एक बात और पता होना चाहिए कि अमीटर हम कैसे जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर कैसे जोड़ते हैं। तो जब आपके पास बात आती है अमीटर की, अमीटर जिसे आप ए से लिखते हो, ये हमेशा जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। और जब बात आती है वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर को हमेशा किस में हम जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। अमीटर श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर हमेशा किस में जुड़ता है, समांतर क्रम में जुड़ता है। अब वही बात यहां पर सिर्फ और सिर्फ चेक करना है। तो देखो सबसे पहला बात, ये आपके पास जो ऑप्शन सी है ये वाला, और ये ऑप्शन डी है। सी और डी में जरा ध्यान से देखिएगा कि जो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं ये कैसे, इसमें अमीटर भी श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर भी श्रेणी क्रम में। इसमें भी देखिए अमीटर श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर श्रेणी क्रम में। तो आपके पास सी और डी, तो ये पहले गलत हो गए। बचे कितने, 2 ऑप्शन। अब इन दोनों में चेक करना है हमको कौन सा सही है। चलो देखते हैं।
हमें क्या करना, अमीटर ऐसे जगह लगाना होता है ना जिससे टोटल करंट, सर्किट का टोटल करंट उस अमीटर से गुजरना चाहिए। अगर मैं यहां बात करता हूं पहले सर्किट में, तो इसमें देखिए करंट कैसे गुजर रहा, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, तो इधर से करंट निकलेगा। तो ये करंट तो पहले यहां दो भागों में बटेगा। इसके बाद यही करंट फिर से यहां मिल जाएगा और मिल करके फिर से ये टोटल करंट इसमें फ्लो हो जाएगा। इसमें देखते हैं क्या होता है, यहां पर ये करंट निकला जैसे प्लस टर्मिनल से, तो यहां पर ये दो भागों में बटेगा, फिर इससे करंट होकर जाएगा। लेकिन अब यहां देखो क्या टोटल करंट अमीटर में जा रहा है, नहीं, इसका एक पार्ट तो यहां बट गया। इस वजह से ये वाला कनेक्शन आपका बी वाला पार्ट भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही कनेक्शन कौन सा हुआ जिसमें वोल्ट मीटर और अमीटर सही सही जोड़े गए हैं, वो आपके पास ऑप्शन ए सही बन रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? ओम के नियम का सत्यापन है, इस बात को बहुत डिटेल में अच्छे से ध्यान रखिए कि जब भी आप अमीटर और वोल्ट मीटर को कनेक्शन करेंगे तो अमीटर श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर समांतर क्रम में। इतनी जानकारी नहीं पर्याप्त है, यह भी जानना जरूरी है कि टोटल करंट अमीटर से गुजरना ही चाहिए। समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। फिर से सवाल वही है, लेकिन इस बार सवाल जबरदस्त, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। कह क्या रहा है क्वेश्चन, देखिए कह रहा ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को, ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए एक विद्यार्थी को एक टेस्ट प्रतिरोध आरटी क्या है, टेस्ट प्रतिरोध है, एक उच्च प्रतिरोध R1 और एक निम्न प्रतिरोध R2, दो अभिन्न धारा मापी G1 व G2 एवं एक परिवर्ती वोल्टता स्रोत V दिए गए हैं। यानी इतना सारा चीज दिया गया है और प्रयोग करने के लिए सही परिपथ वो कौन सा लगाएगा। फिर से देखिए वही चीज है, आपको फिर से ओम का नियम ही लगाना है। तो ओम के नियम को लगाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। क्या करें, देखो सबसे पहले देखते हैं, अपने पास ओम का नियम लगाने के लिए वोल्ट मीटर और अमीटर की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला काम, जो कि यहां पर दिया नहीं, ना वोल्ट मीटर दिया है ना ही अमीटर दिया है, गैल्वेनोमीटर सीधा दे दिया। तो हमारा काम क्या है, उसी गैल्वेनोमीटर को इस्तेमाल करना एज अ वोल्ट मीटर एंड एज अ अमीटर। अब बात आती है कि गैल्वेनोमीटर को हम कैसे कन्वर्ट करें वोल्ट मीटर और अमीटर में। तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने का तरीका जो होता है, क्या करिए, तो गैल्वेनोमीटर के अगर आप समांतर क्रम में एक प्रतिरोध लगा दो, समांतर क्रम में एक ये कॉम्बिनेशन आपके पास बनेगा और एक और बनेगा गैल्वेनोमीटर और इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगा दो। अब R1 और R2 हमें कहां सेट करना है, ये ध्यान देना। अगर आप समांतर क्रम में जोड़ते हो ना, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर जो आपके पास ये बनता है, इसका नाम है अमीटर। और जो श्रेणी क्रम में आप जोड़ते हो ये होता है वोल्ट मीटर। ये तरीका अपने पास अमीटर और वोल्ट मीटर बनाने का। अमीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में क्या करिए, एक प्रतिरोध लगा दीजिए। और अगर वोल्ट मीटर बनाना है तो क्या करिए, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक प्रतिरोध लगा दीजिए। ठीक है, अब ऐसा कॉम्बिनेशन पहले हम देखते हैं कि कहां कहां बन रहा है। अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में अमीटर और समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगाते हैं। वोल्ट मीटर समांतर क्रम में लगेगा तो टेस्ट प्रतिरोध जहां जहां हो वहां पर देखिए, आरटी के पास यहां पर जो पहला पार्ट लगा है, कलर चेंज कर लूं एक मिनट। पहले में देखिएगा, पहले पार्ट में क्या है, ये आपके पास टेस्ट प्रतिरोध है, इसके साथ ये गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगाया गया। तो पैरेलल में जो लगाया जाता है ये अमीटर का काम करने लगता है। किसका काम करता है, ये अमीटर का काम करता है। तो अगर ये अमीटर का काम करने लगा तो उस केस में इसको तो श्रेणी क्रम में जुड़ना चाहिए आरटी के, तो इसलिए ये गलत हो गया, क्योंकि अमीटर हमेशा कैसा जुड़ता है, श्रेणी क्रम में। यहां पर देखें, यहां पर भी वही बात लिखे है, जो इधर है वही इधर है, बस R1 R2 बदल दिया गया, तो ये भी गलत है, क्योंकि अमीटर जो होगा हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। बचे ऑप्शन दो, एक ये और एक ये। अब इसमें पता करना है कि कौन
आर, ये जो G1 है इसके साथ R1 लगेगा या R2 लगेगा वोल्ट मीटर के लिए, और अमीटर के लिए R1 या R2 लगेगा, यही आपको सिर्फ चेक करना है। तो देखो हमें करना क्या होता है, अगर आप हाई रेजिस्टेंस यूज करते हो इन सीरीज में जब यूज करते हो तो क्या यूज करते हो, हाई रेजिस्टेंस, और पैरेलल में जब अमीटर बनाते हो तो इसमें क्या करते हैं, हम लो रेजिस्टेंस लेते हैं। समझ में आ रहे हैं दो बातें। जब आप सीरीज में लगाओगे रेजिस्टेंस यानी वोल्ट मीटर बनाने के लिए तो वो रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, और जब आप अमीटर में कन्वर्ट करोगे तो पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाओगे वो लो होगा। तो अब हाई और लो पहचानना है। अब देखो उच्च प्रतिरोध जो है वो R1 है, R1 कैसा है, यहां पर हाई है, R1 है आपके पास हाई, और R2 आपके पास है लो वोल्टेज और लो प्रतिरोध। तो अब हमें देखना है कि हाई किसमें लगाना होता है, वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर में यानी R1 आपके पास कैसा हाई है, तो ये आपके पास ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि R1 आपके पास किसके साथ लगेगा, R1 जो लगेगा आपके पास इसके साथ लगेगा, यहां पर R1 लगेगा, और यहां पर क्या लगेगा आपके पास R2, बिकॉज R2 इज लो। लो रेजिस्टेंस अमीटर बनाने के लिए और हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर बनाने के लिए। समझ में आ रहा है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी बी इसका गलत हो जाएगा। नहीं समझे, फिर से समझते हैं। सिंपल सी बात है, क्या करो, ये गैल्वेनोमीटर है एक, इसको आपको कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर और अमीटर में। अगर आप गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देते हो, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते हो, वो भी कैसा, हाई रेजिस्टेंस लगाते हो, तो उस केस में ये बन जाता आपके पास वोल्ट मीटर। याद रखिए वोल्ट मीटर बनाने का तरीका क्या है, गैल्वेनोमीटर को अगर आपको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो एक उच्च प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगा दीजिए, और अगर आप गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगा दो, कैसा रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, तो ये जो सर्किट आपके पास ये तैयार होगा, इसको कहेंगे हम अमीटर। समझ में आया, तो अब यही चीज चेक कर लेना बस। हाई रेजिस्टेंस उच्च प्रतिरोध R1 था तो यहां पर R1 लग गया, और R2 आपके पास निम्न है यानी लो रेजिस्टेंस है तो R2 यहां लग गया। तो अमीटर में R2 और वोल्ट मीटर में R1, तो यही कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये आपके पास G1 R1 जो ये बना है, ये आपके पास क्या हो गया, दिस इज वोल्ट मीटर, और यहां पर ये जो लगा हुआ ये वाला सेकंड पार्ट ये हो गया अमीटर। समझ गए, हो गया ऑप्शन सी इसका सही है ना, दिमाग का खेल, बढ़िया क्वेश्चन था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। कह रहा कि एक तार का प्रतिरोध R ओम है, इस तार को पिघलाया जाता फिर खींचकर मूल तार से n गुना लंबाई का एक तार बना दिया जाता है। इस नए तार का प्रतिरोध क्या होगा, वैसे n स्क्वायर R आपको याद होगा, चलिए बता देते हैं। सबसे पहला काम, आपके पास R बराबर होता कितना, R होता है L रो इंटू एल बाई ए होता है, ये बात आपको पता है। अब नया प्रतिरोध आपको R डैश बताना है, R डैश मतलब रो L डैश बाई ए डैश होगा। अब यहां पर देखो L डैश लंबाई कितना कर दिया गया, n गुना कर दिया गया यानी NL हो गया। एरिया देखो जब आप तार को खींच के लंबा करोगे ना तो जितना लंबाई में बढ़ता जाएगा उसी अनुसार क्या होगा, जो क्षेत्रफल होगा वो घटता जाएगा। क्यों, क्योंकि आयतन नहीं बदलने वाला है, आयतन नहीं बदलेगा, इस वजह से लंबाई जितना गुना करोगे क्षेत्रफल उतने गुना कम हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर ए डैश क्या हो जाएगा, ए बाई एन हो जाएगा। ये वैल्यू दोनों उठा करके यहां पर रख दो, तो आर डैश क्या हो जाएगा, आर डैश आपके पास हो जाएगा रो एन एल अपान में ए बाई एन, एन ऊपर जाएगा, एन एन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू रो एल बाई ए हो जाएगा। रो इंटू एल बाई ए किसके बराबर है, आर के बराबर है, तो आर डैश आपके पास क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर आर के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास यहां पर ऑप्शन सही बैठ जाएगा, कौन सा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, एन स्क्वायर आर। कंफर्म, आगे देखिए
कह रहा है असमान परिच्छेद यानी मोटाई, मोटाई समान नहीं है, इस बार ध्यान से समझना क्वेश्चन को, कि धातु के किसी चालक के दो सिरों के बीच एक स्थिर विभवांतर आरोपित किया जाता है। इस चालक के अनुदिश जो राशि अपरिवर्तित रहेगी, नहीं बदलेगी, वो कौन सी होगी? क्या वैद्युत धारा अपरिवर्तित रहेगी, अपवाह वेग अपरिवर्तित रहेगा, वैद्युत क्षेत्र अपरिवर्तित रहेगा, या धारा घनत्व अपरिवर्तित रहेगा? देखो, इस बार इसने कहा है कि जो ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल ये कैसा है? असमान है, यानी ये परिवर्तित होता रहेगा, कहीं मोटा कहीं पतला, ये सब चलता रहेगा। तो जब आप क्षेत्रफल को मोटा पतला करोगे तो उस केस में देखो, अगर हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होगा ही होगा, क्योंकि आवेश की मात्रा पर निर्भर करेगा वैद्युत क्षेत्र, सदिश राशि है। इसके बाद अच्छा, मैं सिंपल एक ट्रिक बता दूं, इसमें वही चीज अपरिवर्तित रहेगी जो सदिश नहीं होगी। अब अनुमान लगा लो कौन सा होगा। सदिश कौन कौन है यहाँ पर? वैद्युत क्षेत्र है, अपवाह वेग है, और ये धारा घनत्व, तो ये तीन क्या है? ये सदिश राशियां हैं। तो अदिश कौन सा बचा? तो अदिश आपके पास जो बच रहा है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? वैद्युत धारा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वैद्युत धारा। समझ में आया? क्योंकि जे आप अगर क्षेत्र पर वो लेते हो धारा घनत्व, तो जे आपके पास क्या होता है? जे जब निकालते हो तो ये होता क्या था? आई बाई ए। क्षेत्रफल आ ही रहा है तो क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा ही करेगा। क्यों? अपवाह वेग सदिश राशि है तो इस पे भी फर्क पड़ने वाला, अपवाह वेग पर भी फर्क पड़ेगा, वैद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि, इस पर भी फर्क पड़ेगा। तो केवल और केवल एक ऑप्शन यहाँ पर बैठता है, वो कौन है? वैद्युत धारा। तो यानी तार चाहे मोटा रखो पतला रखो, वैद्युत धारा पर फर्क पड़ने वाला नहीं होता। समझ में आ रहा? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाना है हमके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, कह रहा समान लंबाई व समान परिच्छेद क्षेत्रफल के दो तार जिनकी प्रतिरोधकताएं ρ1 व ρ2 हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, संयोग की तुल्य प्रतिरोधकता क्या है? आपने प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समांतर क्रम पढ़ा, लेकिन यहां पर सीधा प्रतिरोधकता दे दिया। जो यहां पर तार हैं, दोनों की लंबाई समान है, क्षेत्रफल समान है, तो दोनों की लंबाई एल एल मान लेते हैं, क्षेत्रफल भी ए ए मान लीजिए। तो ऐसे केस में ये एक तार आपके पास ये हो गया और दूसरा तार ये हो गया। एक का प्रतिरोध R1 मान ले और दूसरे का प्रतिरोध मान ले R2। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में अगर जुड़े हैं तो R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। श्रेणी क्रम का तो ये होता है ना तुल्य प्रतिरोध। नाउ अब देखो, R1 क्या हो जाएगा आपके पास? रो इंटू एल बाई ए, ये तो फॉर्मूला होता है। R2 क्या हो जाएगा? रो इंटू एल बाई ए, दोनों बराबर है। अब R कितना हो जाएगा? R की बात करें, यहां ध्यान देना, रो ना होकर के ρ1 हो जाएगा, याद रखना ये ρ2, क्योंकि दोनों का अलग अलग प्रतिरोधकता है। R कितना हो जाएगा? मान लेते हैं कि तुल्य प्रतिरोधकता रो है, तो रो इंटू लंबाई कितनी हो जाएगी टोटल? देखो यल प्लस यल, टोटल लंबाई कितनी हो गई यहां से यहां तक का? 2l। तो लंबाई हो गई कितना? 2l अपॉन में a हो गया। ये तीनों मान, ये तीनों के तीनों इसमें रख दो, क्या हो जाएगा? R बराबर कितना है? R1 प्लस R2 में मान रखेंगे तो रो 2l बाई ए, इधर हो जाएगा रो1 l बाई ए प्लस रो2 l बाई ए। रो 2l बाई ए, इसमें से l बाई ए कॉमन हो जाएगा, बचेगा रो1 प्लस रो2। l बाई ए दोनों तरफ हटा दीजिए, रो बराबर क्या हो जाएगा? ये जो 2 है नीचे चला जाएगा, रो1 प्लस रो2 बाई 2। तो रो1 प्लस रो2 बाई 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर दिख रहा है। ऑप्शन 20 राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो तुल्य प्रतिरोधकता होगी रो1 प्लस रो2 बाई 2 या 1 बाई 2 रो1 प्लस रो2 होगा। अच्छा, आप कमेंट करके ये बताइएगा
कि अगर इनको हम श्रेणी क्रम में ना जोड़ के समांतर क्रम में जोड़ दें उस केस में कितना उत्तर आएगा, ये कमेंट करके बताइएगा। उस केस में कितना उत्तर आएगा अगर हम इनको क्या करें, समांतर क्रम में जोड़ दें, तब क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा, दिए गए चित्रानुसार रो प्रतिरोधकता वाले पदार्थ की टी मोटाई एवं यल भुजा वाली एक पतली वर्गाकार चादर के दो विपरीत छायित पृष्ठों के बीच प्रतिरोध का मान। सवाल कठिन है, पढ़ने में केवल कठिन नहीं। यहां पर एक वर्गाकार चादर बना है धातु का और इसके दो पृष्ठ, एक ये नीचे वाला एक ऊपर वाला, इनको छायांकित किया गया। तो ये जो छायांकित भाग है यानी छायित पृष्ठ है, इसके बीच में आपको बताना प्रतिरोध का जो मान होगा, वो सूत्र नहीं बताना कि क्या होगा, सीधा बताना क्या यल पर निर्भर करेगा या टी पर निर्भर करेगा। यल पर निर्भर नहीं करेगा, टी पर निर्भर नहीं करेगा। सोचना नहीं ज्यादा, सिंपल सा बात है। देखो इधर आपके पास यहां पर प्रतिरोध की बात कर रहा है आर की, तो प्रतिरोध आर आपके पास होता क्या है, जो प्रतिरोध आर होता है ये होता है रो, साथ ही साथ एल बाई ए, रो एल बाई ए है क्षेत्रफल। एक मिनट फिर से देखिएगा, आर क्या होता है, रो एल बाई ए होता है ना। अब एरिया क्या हो जाएगा, एरिया जो होता है वो होता है लंबाई इंटू मोटाई या चौड़ाई, जिसे कह लो लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि ये आयताकार इस तरह से स्ट्रिप है, इसलिए आर कितना हो जाएगा, रो एल बाई एल इंटू टी। एल से एल हटा दो, आर क्या हो जाएगा, रो बाई टी। क्या दिख रहा है, आर सिर्फ डिपेंड कर रहा है टी पर, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यानी कि ये यल पर निर्भर नहीं करता, टी पर तो निर्भर करता है लेकिन यल पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, ये जो ऑप्शन सी है यही सही होगा कि यल पर निर्भर नहीं करता है आर का मान। कोई डाउट तो नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा जरा। क्वेश्चन कह रहा है, पहले तो किसी प्रतिरोध R में प्रवाहित आवेश का समय t के साथ विचरण, यहां R दे रखा है, ये गलत दे रखा, R ना होकर के इसको लिखना चाहिए आपको Q, ये R ना होकर के ये Q है। ठीक है, आवेश है, आवेश को Q से लिखते हैं। Q बराबर AT माइनस BT स्क्वायर के रूप में होता है, जहां A और B धनात्मक नियतांक हैं। R में उत्पन्न कुल ऊष्मा, ऊष्मा आपको बताना है, यानी कि H या लिखते हो या W से भी लिख सकते हो, H आपको बताना है कि कितना होगा। Q दे रखा है, कितना है, AT माइनस BT स्क्वायर। सबसे पहला काम विद्युत धारा पता करते हैं। तो विद्युत धारा जब भी देखो आवेश T पर निर्भर करता है तो विद्युत धारा निकालने का तरीका क्या बताया, डिफरेंशिएशन, अवकलन। क्या करिए, T के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dq बाई dt, इधर a कांस्टेंट है, dt बाई dt 1 हो जाएगा, माइनस b टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2t, पहले करा चुके हैं, भूलना मत। देखो t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 2t, यानी dq बाई dt क्या होता है, करंट होता है I a माइनस 2bt। ठीक है, अब देखो इसने आवेश जब कब तक प्रवाहित होगा, जब तक देखो करंट का मान 0 ना हो जाए। तो करंट का मान कब 0 होगा, जब आपके पास I 0 हो जाएगा, उस केस में a माइनस 2bt बराबर 0 हो जाएगा। तो t कितना हो जाएगा, a बाई 2b, यानी कि टाइम की लिमिट आपके पास क्या हो गया, 0 से लगा करके t बराबर a बाई 2b तक, इतने समय तक करंट रहेगा। अब देखो H होता क्या है आपके पास, H होता है I स्क्वायर RT,
ये तब होता है जब r कैसा है, अपरिवर्ती है, यानी समय पर निर्भर नहीं करता। बट इस बार क्या है, सॉरी आर नहीं, करंट, गलती हो गई, करंट। जब करंट आपके पास अपरिवर्ती है उस केस में ये चलता है। लेकिन यहां पर करंट कैसा, देखो ये टी पर निर्भर कर रहा है ना, यहां पर आई देख सकते हो क्या, इसमें टी आ रहा है ना, तो टी पर निर्भर करता है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर जब एच निकालोगे तो इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। आई स्क्वायर आर और टी की जगह हो जाएगा डी टी। ये तब होगा जब आई कैसा है, परिवर्ती है, यानी समय पर निर्भर करता है। टाइम की लिमिट यहाँ dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए टाइम का लिमिट शुरू में 0 और अंत में क्या हो जाएगा, a/2v। समझ में आया? हीट निकालने का, उष्मा निकालने का तरीका क्या हो गया, आई स्क्वायर आर, टी की जगह dt इस्तेमाल कर लो, क्योंकि यहां पर करंट जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है, टाइम पर निर्भर कर रहा है। तो h इक्वल टू आई स्क्वायर आर dt और इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से a/2v तक। चलो इंटीग्रेट करते हैं। टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, पहले आई की वैल्यू रखो, आई कितना है, a-2bt। तो यच आपके पास हो जाएगा इंटीग्रल 0 से a/2b आई स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लीजिए, ये जो a-2bt इसका स्क्वायर, a+a-b का होल स्क्वायर के अनुसार, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2ab होता ना, तो 2 2 4 यानी 2 दूना 4 abt और यहां पर dt। और जो ये r है ना, r में t नहीं है, इसलिए r को कर लो बाहर। तो h इक्वल टू हो जाएगा r, इंटीग्रेशन करते हैं, a स्क्वायर dt, a स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये कांस्टेंट है तो a स्क्वायर ऐसे रहेगा, साथ में t आ जाएगा, प्लस यहां देखिए 4b स्क्वायर टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में एक प्लस करते हैं, t पावर 2 + 1/2 + 1 मतलब t³ 3 माइनस यहां पर देखिए 4ab और t है केवल t का घात 1 होता, 1 + 1 घात में 1 बढ़ाते हैं, यानी 1 + 1 2 हो जाता है और नीचे भी वही रहता है। लिमिट है 0 से a/2v। लिमिट किसकी जगह रखना है, जिसके रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेशन किया, यानी t के स्थान पर ही रखना है। तो लिमिट रख देते हैं, h इक्वल टू आर, टी की जगह रखे a/2b, a स्क्वायर इंटू a/2b प्लस 4b स्क्वायर बाई 3, टी क्यूब करना यानी a/2b का होल क्यूब, माइनस यहां टी स्क्वायर करना, 2 से इसको काट देना या ना काटो तो भी चलेगा, 2ab और यहां टी स्क्वायर यानी a/2b का होल स्क्वायर, 0 रखने पर सब 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब में टी है तो बाकी सब 0 हो जाएगा, इसलिए 0 रखकर दिखाओ या ना दिखाओ। h इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेट करना, r a³/2b, यहां पर प्लस देखिए 2 का क्यूब होता 8 और 4 से भाग करेंगे 8 को तो बचेगा 2, 3 और 2 का गुणा 6, यानी कि हो जाएगा यहां पर a³ और b स्क्वायर से यहां क्यूब कटेगा तो सिर्फ यहां बचेगा a³/6b, माइनस है यहां पर, माइनस यहां पर देखिए a स्क्वायर और a³ हो जाएगा, b स्क्वायर से एक b कट जाएगा, यानी कि यहां पर बचेगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 से काट देंगे तो 2 बचेगा, यानी सीधा बचेगा यहां पर, ऊपर बचेगा a³ और नीचे बचेगा आपके पास 2b। तो a³/2b a³/2b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा a³ और r से गुणा हो जाएगा, यानी a³ r/6b इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका मुझे सही दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, a³ r/6b। समझ में आ रहा, थोड़ा दमदार सवाल है, एक बार इसकी प्रैक्टिस करिए बेहतर ढंग से, तब आपके पास होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले क्यू देखना, क्यू को फिर
इससे करंट निकालना। करंट क्या होता है? करंट पहले याद होना चाहिए कि I इक्वल टू होता है dq बाई dt। तो आपको क्या करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर देना है। a टी का 1 हो जाएगा, a बचेगा, और यहाँ टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, क्योंकि फॉर्मूला होता है nx पावर n माइनस 1, डिफरेंशिएशन पहले जो बता चुके हैं। तो a माइनस 2bt हो गया। जब I 0 होगा तो यहां पर t का मान निकाल लेंगे। I 0 होने पर t का मान क्या हो जाएगा? I 0 होने पर t का मान हो जाएगा a बाई 2b। फिर क्या करिए, h इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी तब होता है उस केस में जब I t पर निर्भर नहीं करता। यहां पर t पर निर्भर कर रहा है, इसलिए आपको t की जगह dt इस्तेमाल कर लेना है और इंटीग्रेशन कर लेना है। तो इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट रख देंगे t का, r बाहर हो जाएगा, और जो I आया है I का स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर करके इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे, आंसर आ जाएगा a क्यूब r बाई 6b। समझ में आया? ये आज का आखिरी सवाल हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है एक कमरे में सप्लाई वोल्टेज 120 वोल्ट है। सवाल थोड़ा बड़ा है। सप्लाई वोल्टेज 120 वोल्ट है और लेड वायर का प्रतिरोध 6 ओम, यानी फ्यूज वायर जो लगाया जाता है लेड वायर, वो 6 ओम प्रतिरोध है उसका। एक 60 वाट का बल्ब पहले से ही जल रहा है। बल्ब के सिरों के बीच कितना वोल्टेज घटेगा जब बल्ब के समांतर में लगे 240 वाट के हीटर को चालू किया जाता है? चलो भाई देखते हैं सवाल। सबसे पहला काम, पहले हीटर नहीं लगा है मान लो, पहले केवल बल्ब की बात हो रही है, तो एक बल्ब लगा लेते हैं। एक हम बल्ब लगा लें। चलो ये बल्ब लगा लिया। इसके साथ में क्या करें, फ्यूज वायर जो है वो लगा लें। कितने ओम का है? 6 ओम का है। इसको 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया हमने। ठीक, बल्ब जो है वो, बल्ब क्या है, बल्ब 60 वाट का है, ये 60 वाट का है। इसका पावर दे रखा है P1। पहले इसका प्रतिरोध पता करते हैं कि बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा, फिर वोल्टेज बाद में पता करेंगे। 6 ओम यहां जुड़ा है, इसका प्रतिरोध पता चल जाए तो हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, और यहां से हमको पता चल जाएगा कि इस पे कितना वोल्टेज होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपने पास P इक्वल टू होता क्या है, V स्क्वायर बाई R। ये तो होता है 60 वाट का बल्ब है, तो जब ये जल सकता है इसमें 120 वोल्ट पे, तभी तो इसको लगाया गया। तो यहां से पावर निकालते हैं। P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर V स्क्वायर बाई R1। R1 इसका हम प्रतिरोध मानते हैं, तो यहां से R1 क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई P1। वैल्यू रखते हैं। V की वैल्यू कितनी है, 120। 120 गुणे 120 बटे में P1 पावर कितना, 60। 60 दुना 120, 120 दुना 240। R1 आपके पास आ गया 240 ओम। ये आपके पास आ गया इसका R1 कितना, 240 ओम। ठीक, अब देखो 240 ओम और 6 ओम ये किसमें जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो R इक्विवेलेंट इसका निकालते हैं। R इक्विवेलेंट दोनों जब श्रेणी क्रम में है तो क्या हो जाएगा, 240 प्लस 6 यानी 246 ओम। अब आपको निकालना क्या है, वोल्टेज निकालना इसके सिरों के बीच। तो क्या करो, ये पता कर लो करंट और रेजिस्टेंस। तो चलिए वोल्टेज निकालते हैं। वोल्टेज निकालने के लिए सबसे पहले करंट चाहिए। कितना करंट, क्योंकि जो करंट यहां से निकलेगा ना वही करंट इसमें फ्लो होगा। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I होता V अपान R इक्विवेलेंट। ठीक, तो कितना हो जाएगा, V का मान 120, R इक्विवेलेंट 246। इसे सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशन है, थोड़ा सा डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जब आप इसको करोगे ना तो ये आ जाएगा, वैसे अभी कैट करके ये हो जाएगा 20/41 एम्पियर। I आ गया, करंट आ गया। अच्छा, अब करंट जब पता चल गया तो इसके सिरों के बीच वोल्टेज निकाल लो। ये किसके लिए हम काम कर रहे हैं, अभी बल्ब के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर बल्ब के सिरों के बीच वोल्टेज, सिरों के बीच दिखाई पड़ रहा नहीं पड़ रहा आपको,
दिखाई नहीं पड़ रहा है, इधर आते हैं हम। देखो, बल्ब के सिरों के बीच वोल्टेज निकालिए। बल्ब के सिरों के बीच वोल्टेज में V1 से लिख दूं तो क्या हो जाएगा, I इंटू R1। I आपके पास आया है 20/41 और R1 का मान कितना आया, इसका रेजिस्टेंस 240 ओम। 240 लगा दिया। कैलकुलेट करें, डेसिमल में आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना तो पड़ेगा ही। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो कैलकुलेटिव है इसलिए ये आपके पास में इसका आंसर कैलकुलेट करके रखा हूं पहले, 117.073 वोल्ट। ये आपके पास आ गया बल्ब के सिरों के बीच का प्रारंभिक वोल्टेज जब आपने हीटर नहीं लगाया था। दूसरी बार अब आपको क्या करना है, हीटर लगाना है। क्या करना है आपको, एक हीटर लगाना है। तो हीटर लगाते हैं। देखो, हीटर के लिए अब क्या करें, सबसे पहले सर्किट डायग्राम को पूरा करते हैं। ये आपके पास लगा हुआ था एक बल्ब, इसके साथ यहां पर 6 ओम का ये लगा हुआ था। अब क्या करना है, ये बल्ब का प्रतिरोध आ चुका है R1 240 ओम। इसी के समांतर क्रम में आपको एक हीटर लगा देना है। ये आपके पास हो गया हीटर। इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R2 है। फिर से आपको क्या करना है, इसको बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर देना है 120 वोल्ट से। अब बताना है इस केस में, पहले पता करो कि बल्ब के सिरों के बीच वोल्टेज अब कितना होगा। देखो एक बात ध्यान रखना, ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े, तो जो वोल्टेज होगा बल्ब के सिरों के बीच वही हीटर के लिए भी होगा। करंट यहां से आई जाएगा, बट यहां पर करंट का मामला थोड़ा सा बदलने वाला है, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, दो भाग में बट करके फिर इधर आएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, हीटर के लिए पावर इसका P2 मान लेते हैं, जो कि दे रखा है कितने वाट का है हीटर भाई, 240 वाट का है। 240 वाट का हीटर लगा है तो फार्मूला वही चलेगा, R2 बराबर यहां पर क्या हो जाएगा, V²/P2, यानी 240 V कितना 120, सॉरी 120 गुणे 120 बटे P2 का मान 240। 120 दुना 240 होता है, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 60। R2 आपके पास कितना आ गया, 60 ओम। ये आपके पास कितना आ गया, 60 ओम। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम पता करिए करंट कितना जा रहा है। उसके लिए टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सबसे पहले देखो R1 व R2 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अगर समांतर क्रम में है तो इनका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R डैश इक्वल टू हो जाएगा आपके पास R1 R2 बटे में R1 प्लस R2। R1 240, R2 60, 240 प्लस 60। हल कर लेते हैं इसको, गुणा करो और कैलकुलेट करो, तो ये आपके पास आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा, 48 ओम। अब देखो ये जो R डैश और ये जो 6 ओम है ये किस में जुड़े हैं, ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। R डैश व 6 ओम श्रेणी क्रम में है। कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। अगर ये श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। तो यहां R डैश इक्विवेलेंट लिखते हैं क्योंकि पहले R लिख चुके हैं। तो 48 प्लस 6 54, यानी R डैश इक्विवेलेंट आ गया 54 ओम। समझ में आया। अच्छा अब क्या करिए, करंट निकाल लीजिए भाई, क्योंकि करंट पता हो जाए तो काम हो जाएगा। चलो देखते हैं कि करंट कितना होगा। आई डैश से लिख देता हूं करंट। आई डैश का मतलब क्या हो जाएगा, V अपान R डैश इक्विवेलेंट। ये तो होगा, V आपके पास 120 है और ये आ गया 54। कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, हाँ इसको जब काटेंगे आ जाएगा 20/9 एम्पियर। ठीक है,
हो जाएगा, 6 से कैंसिल किया इसको, ये होता 6 9 जा 54 और 6 2 जा 20, तो 20/9 एम्पियर आ गया, करंट तो आ गया। अब वोल्टेज जो इसके सिरों के बीच होगा वही वोल्टेज हीटर के सिरों के बीच, वही बल्ब के सिरों के बीच होगा। तो हीटर तथा बल्ब के सिरों के बीच, हीटर तथा बल्ब के सिरों के बीच वोल्टेज, करंट पता चल चुका है, तो वोल्टेज आप यहां पर V2 लिख ले। V2 कितना हो जाएगा, I डैश और यहाँ R डैश, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिया जाएगा हीटर प्लस बल्ब का। I डैश आ गया डिवाइड 9 और R डैश कितना आया था 48। कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा डेसिमल कैलकुलेशन है डिवाइड करके, और जब ये करोगे तो ये आ जाएगा 106.66 वोल्ट। आपको बताना क्या है, बताना ये था, क्वेश्चन क्या कह रहा था, आपको बताना है कि जब आप हीटर चालू करोगे तो उस केस में बल्ब के सिरों के बीच कितना वोल्टेज घटेगा। तो घटा वोल्टेज क्या हो जाएगा भाई, घटा वोल्टेज आपको निकालना है, तो क्या करिए, V1 माइनस V2 कैलकुलेट कर लीजिए। V1 आपके पास कितना आया था, पहला वोल्टेज आपके पास जो V1 आया था वो कितना आया था 117.073, 117.073 माइनस V2 कितना आया है, ये आया है आपके पास 106.66, घटा लीजिए, घटाने के बाद आएगा ये 10.41 लगभग वोल्ट, ये आपके पास घटा हुआ वोल्टेज हो जाएगा। और इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही बैठ रहा है, 10.41, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी इसका क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर बताएं, और नहीं अच्छा लगा तो भी बताएं, कमी है उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे।